स्वागत है आपकी अपनी रहस्यमय कहानियों की दुनिया में हिंदी नोवेल मास्टर पर। यहाँ हर पन्ना एक रोमांच है, हर किरदार एक पहेली और हर कहानी आपको उस सफर पर ले जाती है जहाँ कल्पनाएं अपनी सीमाएं तोड़ देती है। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सारी कहानियां, पात्र, घटनाएं और मोड़ लेखक की कल्पना के ब्रह्मांड में जन्मे हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता महसूस हो तो समझिए वह सिर्फ एक अद्भुत संयोग है। यह सामग्री पूरी तरह मनोरंजन, रोमांच और साहित्यिक आनंद के लिए बनाई गई है। अध्याय 201। रुद्र को धनुष जिंदल का कॉल आया और उसने बिना एक पल गंवाए महाकाल गैंग के सभी आदमियों को ब्याको क्लैन के बारे में जानकारी निकालने के लिए दौड़ा दिया। उसी वक्त धनुष ने सुल्तान से भी संपर्क किया और उसे जल्द से जल्द बड़े अधिकारियों से मंजूरी लेने को कहा, क्योंकि वे अब ब्याको क्लैन पर धावा बोलने वाले थे। जब सुल्तान को पता चला कि यह आदेश खुद धनुष का है, तो उसने तुरंत अपने खास आदमी को आदेश दिया कि वह कीमती तोहफे तैयार करे और अधिकारियों से मिलने जाए। धनुष के एक फ़ोन कॉल के बाद अंडरवर्ल्ड और कानूनी दुनिया दोनों तरफ के लोग हरकत में आ गए थे। धनुष यार, जापान में भी तेरे इतने तगड़े संपर्क हैं। करण ओबरॉय ने धनुष की बातें सुनी तो हैरानी से पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, बस अभी हाल ही में कुछ नए संपर्क बने हैं, धनुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोस्तों से छिपाने जैसा कुछ था भी नहीं। मान गए भाई तुझे, करण ने तारीफ में अपना अंगूठा दिखा दिया। विवान भाई, कबीर भाई, करण, सना खान का इवेंट बस खत्म ही होने वाला है, तो अब मुझे भी निकलना चाहिए। तीनों दोस्तों से विदा लेकर धनुष अकेले ही बार से निकला और इवेंट वाली जगह की तरफ चल पड़ा। जब धनुष वहां पहुंचा तब तक अक्षय कुमार और सना खान का इवेंट अपने आखिरी पड़ाव पर था, लेकिन वहां मौजूद फैंस का जोश अब भी सातवें आसमान पर था। कोई भी फैन नहीं चाहता था कि अक्षय कुमार और उनकी टीम वहां से जाए, हर कोई चाहता था कि यह शाम कभी खत्म न हो। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी और अक्षय कुमार की टीम के लिए वहां रुकना और जापान के लोगों के साथ इवेंट जारी रखना मुमकिन नहीं था। इवेंट खत्म होने के बाद जापान की आयोजक टीम ने अक्षय कुमार और उनके ग्रुप को इनवाइट किया। वे उन्हें जापान की मशहूर देर रात की दावत देना चाहते थे। अक्षय कुमार ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया और बताया कि उन्हें अभी जापान के दूसरे शहरों और अन्य देशों में भी इवेंट्स के लिए जाना है, इसलिए वे और नहीं रुक सकते। ये सुनकर जापान की टीम ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। धनुष, इवेंट खत्म होने के बाद जैसे ही सना खान की नज़र धनुष पर पड़ी, उसने खुशी से हाथ हिलाया। तुमने शराब पी है? धनुष के पास आते ही सना को शराब की हल्की महक आई। उसने हैरानी से पूछा। हाँ, करण और विवान भाई भी जापान में ही हैं, बस उनसे मिलने गया था, धनुष ने मुस्कुराते हुए सच बता दिया। अच्छा सुनो धनुष, हम कल इवेंट्स के लिए जापान के दूसरे शहरों में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? सना ने ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं की, बस उम्मीद भरी नज़रों से धनुष को देखा। सॉरी यार, मेरे यहाँ कुछ ज़रूरी काम अटके हुए हैं, इसलिए अभी मैं और कहीं नहीं जा सकता। एक बार यह निपट जाए फिर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, धनुष ने माफ़ी मांगते हुए सिर हिलाया। ठीक है, याद से कांटेक्ट करना और मिलने आना। ये सुनकर सना की आंखों में थोड़ी मायूसी छा गई। फिक्र मत करो, जैसे ही यह मामला सुलझ जाएगा मैं पक्का तुमसे मिलने आऊँगा। धनुष ने प्यार से सना के बाल बिखेर दिए और दोनों साथ में होटल लौट आए। अगले दिन सना खान और अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ जापान की राजधानी छोड़कर दूसरे शहर निकल गए ताकि अपनी फिल्म का प्रमोशन शुरू कर सकें। यंग मास्टर धनुष, हमने ब्याको क्लैन की पूरी जांच कर ली है। उनका हमारे द आइलैंड और गोवा की साइड के लोगों के साथ कुछ सहयोग चल रहा है। डील यह है कि वे वहां से भारतीय लोगों को काम के बहाने बुलाते हैं। काम क्या है ये तो पता नहीं चला, लेकिन खबर यह है कि जो भी भारतीय काम करने आए वे सब गायब हो गए, एक भी जापान में नहीं बचा। रात भर में रुद्र ने अपने तमाम तरीके अपनाकर वह जवाब ढूंढ निकाला जो धनुष चाहता था। मैं समझ गया, ब्याको क्लैन पर चढ़ाई करने की तैयारी करो। ये सुनते ही धनुष की आवाज़ सर्द हो गई और उसने सीधे रुद्र को आदेश दिया। जी, सुल्तान ने अधिकारियों से बात करके मामला साफ कर लिया है। जैसे ही रात होगी हम सीधे ब्याको क्लैन पर हमला करेंगे और एक ही वार में उनका नामो निशान मिटा देंगे। बढ़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस ब्याको क्लैन को जड़ से उखाड़ फेंकना है, धनुष ने तुरंत हामी भर दी। उसे एक बात और पता चली थी, जापान में दिन के समय लड़ाई झगड़े की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर गैंग्स रात के अंधेरे में लड़ते हैं तो अधिकारी ज़्यादा दखल नहीं देते। समझ गया। जैसे ही रुद्र ने सुना कि धनुष भी इस मिशन में शामिल होगा, उसने तुरंत सहमति जताई। रुद्र जानता था कि धनुष की ताकत कितनी भयानक है। उसके साथ होने से ब्याको क्लैन को खत्म करना बच्चों का खेल हो जाएगा। दिन में धनुष के पास करने को कुछ खास नहीं था, तो उसने टिकटॉक खोला और दिन भर का डोनेशन कोटा पूरा करके ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स कमाए। दिन भर गेम खेलने के बाद धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा।
जापान की रातें दिन से भी ज्यादा रंगीन होती हैं। लेकिन इस वक्त ब्याको क्लैन के इलाके में सन्नाटा पसरा था। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि एक नया उभरता हुआ गैंग उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसी डर से ब्याको क्लैन के इलाके की सारी दुकानें रात के लिए बंद हो चुकी थीं। यंग मास्टर धनुष भी महाकाल गैंग के बेस कैंप पहुंच गया। उसके आते ही सबने बड़े आदर से उसका स्वागत किया। चलो शुरू करते हैं। धनुष ने देखा कि रुद्र एक और उसकी टीम तैयार है तो उसने इशारा किया। जी। धनुष का आदेश मिलते ही रुद्र एक और बाकी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के ब्याको क्लैन के इलाके की तरफ दौड़ पड़े। जब धनुष और महाकाल गैंग के लोग वहां पहुंचे, ब्याको क्लैन के गुंडे पहले से ही जमा थे। ब्याको क्लैन के पास भी अच्छी खासी तादाद थी, 100 से ऊपर लोग। हर किसी के हाथ में चमकता हुआ बड़ा चाकू था, किसी के पास भी बंदूक नहीं थी। काट डालो सालों को, ब्याको क्लैन के लीडर ने, जो एक गंजा आदमी था और जिसके सिर पर बाघ का टैटू बना था, महाकाल गैंग को आते देख ठंडी और क्रूर आवाज में कहा, मारो। ब्याको क्लैन के गुंडों ने आदेश मिलते ही अपने चाकू हवा में लहराए और पागलों की तरह धनुष और उसकी टीम पर टूट पड़े। खत्म कर दो इन्हें। धनुष ने सामने से आते गुंडों को देखा, जिनके हाथों में एक जैसे मिलिट्री चाकू थे। उसके एक आदेश पर महाकाल गैंग ने भी जोरदार पलटवार किया। धड़ाम, खटाखट, दोनों तरफ से भीषण लड़ाई शुरू हो गई। ब्याको क्लैन की लड़ने की क्षमता काफी अच्छी थी। उनकी ताकत सुल्तान के आदमियों जैसी ही थी, लेकिन इस लड़ाई में धनुष और रुद्र एक जैसे योद्धा शामिल थे। धनुष की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, वह अकेला ही दर्जनों लोगों पर भारी पड़ रहा था। जो भी उसके सामने आता वह जमीन चाटता नजर आता। आधा घंटा बीत गया। ब्याको क्लैन के सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। तुम ही हो न इनका बॉस। धनुष ने ब्याको क्लैन की हालत देखी और उस गंजे आदमी की तरफ बढ़ा जिसके सिर पर बाघ का टैटू था। अध्याय 202। धनुष ने देखा कि हारने के बाद भी वह गंजा आदमी हेकड़ी दिखा रहा था। धनुष ने उसे ठंडी नजरों से घूरा, उसके होठों पर खेलती मुस्कान देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रुद्र एक, इसे तुम संभालो। जब ये सहयोग करने लायक हो जाए तब मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा। धनुष ने अपने पास खड़े रुद्र एक को आदेश दिया। समझ गया, यंग मास्टर धनुष। रुद्र एक ने तुरंत आदर से जवाब दिया। उसने उस तड़पते हुए गंजे को उठाया और वहां से ले गया। वह गंजा पहले से ही घायल था और अगर सही सलामत भी होता तो भी रुद्र एक के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। आह आह। रुद्र एक उस गंजे को एक सुनसान कोने में ले गया और तुरंत ही वहां से दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। उन चीखों को सुनकर ब्याको क्लैन के बाकी गुंडों के पसीने छूट गए। उनकी आंखों में महाकाल गैंग के लिए खौफ साफ दिख रहा था। रुद्र एक ने पूरे 5 मिनट तक उसे तड़पाया और आखिरकार वह गंजा पूरी तरह टूट गया। उसे वापस धनुष के पास लाया गया। क्या तुम ही इन सब के बॉस हो? धनुष ने उस गंजे को ठंडी नज़र से देखते हुए पूछा। मैं बॉस नहीं हूं, मैं तो बस गैंग का सेकंड इन कमांड हूं। धनुष की बात सुनकर गंजे की हेकड़ी गायब हो चुकी थी। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। ये सुनते ही धनुष ने रुद्र एक की तरफ देखा। रुद्र एक के माथे पर भी शिकन आ गई। उनकी जांच के मुताबिक तो यही गंजा ब्याको क्लैन का बॉस था। लगता है यह अब भी झूठ बोल रहा था। रुद्र एक, इसका इलाज जारी रखो। धनुष ने देखा कि रुद्र एक उसे नामे सिर हिला रहा है तो उसने बिना दया दिखाए आदेश दिया। मैं सच में ब्याको क्लैन का बॉस नहीं हूं, मैं बस दूसरा सबसे बड़ा आदमी हूं। मुझे तो बस मोहरा बनाकर आगे रखा गया है। हमारा असली बॉस कोई और है। धनुष की बात सुनकर गंजे का डर और बढ़ गया। वह जोर से चिल्लाया। इसे अभी के लिए नीचे उतारो। धनुष को लगा कि शायद यह अब झूठ नहीं बोल रहा होगा, इसलिए उसने रुद्र एक को उसे नीचे रखने का इशारा किया। जो भारतीय लोग तुम्हारे ब्याको क्लैन के पास आए थे वो कहाँ गए? धनुष ने फिर से एक सर्द सवाल दाग दिया। मुझे नहीं पता। धनुष का सवाल सुनते ही गंजे ने तुरंत सिर हिलाया और ईमानदारी से जवाब दिया। तुझे नहीं पता? गंजे की बात सुनकर धनुष के माथे पर बल पड़ गए और उसकी आवाज और भी खौफनाक हो गई। मुझे सच में नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि हमारा ब्याको क्लैन हर कुछ समय में भारत से आए लोगों के एक ग्रुप को रिसीव करता है। वे कहाँ गए और उन्होंने क्या किया, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि यह सब हमारा असली बॉस देखता है जो पर्दे के पीछे रहता है। धनुष का लहजा फिर से सख्त होते देख गंजा कांपने लगा। उसने जल्दी जल्दी जवाब दिया, इस डर से कि कहीं देर करने पर फिर से मारना पड़े। धनुष उस गंजे को घूरता रहा और उसे एहसास हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा। ये सोचकर वह परेशान हो गया। तुम अपने उस बॉस से कांटेक्ट तो कर सकते होगे ना? अभी के अभी उसे कॉल लगाओ। धनुष ने सामने खड़े गंजे को हुक्म दिया। मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता। वह हमेशा खुद मुझे पहले कांटेक्ट करता है। मेरे पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। गंजे ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी बेबसी जाहिर की। तो फिर उसने तुझे बॉस क्यों बना रखा है? ये सुनकर धनुष का पारा चढ़ गया। उसने हमें हथियार और इलाका दिया जिससे मैं इन गुंडों को भर्ती कर सकूं।
साथ ही वह मुझे हर कुछ समय में एक मोटी रकम देता है, बस शर्त यह है कि मैं भारत से लोगों को बहला फुसलाकर यहाँ ला सकूं। धनुष की बेताबी को भांपते हुए गंजे ने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। रुद्रेक, ये लोग अब तुम्हारे हवाले हैं। धनुष समझ गया कि इस गंजे से और कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने रुद्रेक को इशारा किया। मुझे मत मारो, मैं अभी भी काम आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ। गंजा समझ गया था कि धनुष और उसकी टीम रहमदिल नहीं है, वह गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन धनुष के मन में जापान के इन लोगों के लिए कोई दया नहीं थी। भले ही यह गंजा और उसके साथी असली मास्टरमाइंड न हो, लेकिन भारतीय लोगों को फंसाने का पाप इन्होंने ही किया था, तो सजा तो मिलनी ही थी। रुद्रेक ने अपने साथियों को इशारा किया और वे गंजे और बाकी लोगों को वहां से ले गए। आगे का काम रुद्रेक को संभालना था, इसलिए धनुष को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि यह काम हो चुका है तो कोई न कोई सुराग जरूर होगा। अब पूरा जोर इस बात पर लगाओ कि वो धोखे से लाए गए भारतीय लोग कहाँ गए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। धनुष ने वापस आए रुद्रेक को निर्देश दिया। समझ गया, यंग मास्टर धनुष। और ब्याको क्लैन के इलाके का क्या? अब जब हमने इसे जीत लिया है तो ये हमारा इलाका है। सुल्तान से कहो कि यहाँ पहरेदारी के लिए और आदमी भेजे। आज से यह इलाका महाकाल गैंग का है। धनुष की बात सुनकर रुद्रेक ने सिर झुका लिया। धनुष को जापान के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वह यहाँ के स्थानीय लोगों को भर्ती करने के पक्ष में नहीं था। वह सिर्फ अपने आदमियों का इस्तेमाल करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वक्त और मेहनत ही तो लगेगी। समझ गया, यंग मास्टर धनुष। मैं जल्द से जल्द सुल्तान से संपर्क करके इसका इंतजाम करवाता हूँ। रुद्रेक ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। मैं यहाँ की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ कि वो भारतीय लोग कहाँ गए। साथ ही जापान और भारत के बीच चल रही साजिशों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो। जो भी मिले उसे नोट कर लो, बाद में हम उसकी सच्चाई परख लेंगे। ठीक है। बातचीत खत्म होने के बाद धनुष भी वहां से निकल गया। जब तक हमारे लोग नहीं आ जाते, कुछ लोगों को यहीं पहरे पर छोड़ दो। बाकी लोग बेस कैंप वापस चलो। धनुष के जाने के बाद रुद्रेक ने भी फुर्ती से निर्देश दिए। जी। रुद्रेक की आवाज पर सबने एक साथ हुंकार भरी। रुद्र 2 एक टुकड़ी के साथ ब्याको क्लैन के इलाके में रुक गया और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। रुद्रेक बाकी आधे लोगों को लेकर बेस कैंप लौट गया ताकि धनुष के दिए काम को भी तेजी से पूरा कर सके। होटल लौटने के बाद धनुष ने अपने शरीर से खून के धब्बे साफ किए। उसका अभी जापान की राजधानी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह देखना चाहता था कि क्या रुद्रेक इस दौरान उन भारतीय लोगों का पता लगा पाता है या नहीं। अगर उसे कोई सुराग मिला तो वह इस मामले को खुद निपटाने का इरादा रखता था। अध्याय 203। धनुष जिंदल जापान की राजधानी में 3 दिन तक रुका रहा। इन 3 दिनों में रुद्रेक और उसकी टीम ब्याको क्लैन के असली मास्टरमाइंड के बारे में कोई भी जानकारी जुटाने में नाकाम रही, जिससे धनुष को थोड़ी निराशा हुई। धनुष भाई, हम कल भारत वापस जा रहे हैं। आज जापान में जमकर मौज मस्ती करने का प्लान है। तुम चलोगे? धनुष को विवान सिंघानिया और बाकी दोनों का कॉल आया, जो उसे पार्टी के लिए बुला रहे थे। धनुष ने उनकी इस पेशकश को साफ ठुकरा दिया। इन 3 दिनों में धनुष ने करण ओबरॉय और उसके दोनों दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया था। वे पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उसे डर था कि अगर ये तीनों यहाँ और रुके तो शायद वे जापान की चकाचौंध में ऐसे खो जाएंगे कि भारत वापस ही नहीं जाना चाहेंगे। ये सुनकर कि वे आखिरकार घर जा रहे हैं, उसने राहत की सांस ली। धनुष को ये भी पता चला कि सना खान और उनकी टीम अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए साउथ कोरिया चली गई है। उसने सना से वादा किया था, इसलिए उसने तुरंत रुद्रेक को कहा कि अगर कोई भी खबर मिले तो उसे फौरन बताए, और फिर वह सीधे साउथ कोरिया के लिए उड़ गया। जब धनुष साउथ कोरिया पहुंचा तब तक सना खान की गतिविधियां शुरू हो चुकी थीं। अक्षय कुमार की शोहरत साउथ कोरिया में भी जबरदस्त थी, जाहिर है। वहां के अनगिनत लोग उनके दीवाने थे। जब धनुष वेन्यू पर पहुंचा और देखा कि जगह पूरी तरह से भीड़ से घिरी हुई है, तो वह अक्षय पाजी की लोकप्रियता देखकर हैरान रह गया। धनुष। जब प्रमोशनल इवेंट खत्म हुआ तो धनुष बैकस्टेज दिखाई दिया। सना खान ने उसे आते देखा और खुशी से दौड़ पड़ी। दोनों गले मिले। तुम साउथ कोरिया में कब तक रुकने का प्लान कर रहे हो? धनुष ने मुस्कुराते हुए पूछा और प्यार से सना के सिर पर हाथ फेरा। 2 या 3 दिन। हमें अभी फिल्म के प्रमोशन के लिए दूसरे देशों में भी जाना है। वहां का प्रमोशन खत्म होने के बाद हम भारत लौटेंगे। तब तक हमारी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो जानी चाहिए और रिलीज की तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं होगी। सना ने अपना मोटा मोटी शेड्यूल बताया। धनुष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रमोशनल गतिविधियां खत्म होने के बाद अक्षय कुमार ने भी सबको आराम करने को कहा। आगे का समय फ्री था, वे जो चाहें खरीद सकते थे या खा सकते थे। सना तो जाहिर तौर पर बहुत खुश थी। वह धनुष को साथ ले गई और दोनों साउथ कोरिया की राजधानी में खाने पीने और खरीदारी करने निकल पड़े, एक बहुत ही सुकून भरा समय बिताते हुए।
हालांकि सना खान की प्रसिद्धि भारत में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साउथ कोरिया में उन्हें कम ही लोग जानते थे। बहुत कम लोग सना को पहचान पाए, इसलिए दोनों बिना मास्क लगाए बेफिक्र होकर घूमते रहे। आधे दिन की शॉपिंग के बाद दोनों अपने कमरे में लौट आए ताकि ठीक से आराम कर सकें। सना और उनकी टीम को अगले दिन फिल्म प्रमोशन के लिए साउथ कोरिया के दूसरे शहर के लिए निकलना था। अगले दिन धनुष भी सना और उनकी टीम के पीछे पीछे दूसरे शहर गया। बुसान दिन के समय एक बहुत ही लोकप्रिय शहर है, लेकिन जैसे ही रात होती है शहर में अपराध का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए अंधेरा होते ही यहाँ संभल कर रहने की जरूरत होती है। चूंकि सना खान का प्रमोशनल इवेंट शाम के लिए तय था, इसलिए अधिकारियों ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कई सुरक्षा गार्ड्स का इंतजाम किया था। बुसान में इवेंट सुचारू रूप से चल रहा था। वो औरतें कौन हैं? आज रात उन्हें हमारे बिस्तर पर होना चाहिए। जब सना खान और बाकी लोग इवेंट को प्रमोट कर रहे थे, काले सूट पहने लोगों का एक ग्रुप वहां से गुजरा। जब उन्होंने स्टेज पर सना खान और दूसरी महिलाओं को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत अपने पास खड़े एक गुर्गे को आदेश दिया। समझ गया बॉस, मैं अभी पता लगाता हूँ। गुर्गा अपने बॉस का मतलब समझ गया, तेजी से वहां से निकला और बैक स्टेज जाकर प्रमोशनल इवेंट में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ करने लगा। गुर्गे को जल्दी ही सही जानकारी मिल गई और वह भागकर अपने बॉस के पास वापस आया। बॉस, ये लोग भारतीय हैं। इन्होंने शायद हमारा नाम नहीं सुना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके साथ चलें तो हमें शायद कुछ टेढ़े तरीके अपनाने होंगे। गुर्गे ने यंग बॉस के पास जाकर आदर से खबर दी। भारतीय? मुझे तो भारतीय और भी ज़्यादा पसंद हैं। जाओ उनसे कहो कि मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, बस वे एक रात हमारे साथ बिताने को राजी हो जाएं। ये सुनकर यंग बॉस की आंखों में हवस और बढ़ गई। उसने सीधे अपने गुर्गे से कहा, समझ गया। गुर्गे ने यंग बॉस की बात सुनी और स्वाभाविक रूप से इवेंट के आयोजकों तक ये संदेश पहुंचा दिया। अधिकारियों ने भी संदेश आगे बढ़ाया, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें ठुकरा दिया गया। ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ये साउथ कोरिया है, भारत नहीं। कोई भी तरीका अपनाओ और आज उन्हें मेरे कमरे में लाओ। जब मेरा मन भर जाएगा तो वे तुम्हारे हवाले होंगी। जब उनका काम खत्म हो जाए तो उन्हें जानवरों की तरह बेच देना। यंग बॉस की आंखें पल भर में सर्द हो गईं और उसने अपने गुर्गे को एक खौफनाक आदेश दिया। समझ गया बॉस। गुर्गा यंग बॉस की बात सुनकर तुरंत उसके इरादे समझ गया और फिर मुड़कर वहां से चला गया। वह गुर्गा इवेंट के बैक स्टेज एरिया में गया। वह अपने साथ दर्जन भर से ज्यादा आदमी लाया और अधिकारियों को कंट्रोल में ले लिया। उन्हें आदेश दिया कि वे भारतीय ग्रुप को वह पानी पीने को मजबूर करें जो वे लेकर आए थे। जब अधिकारियों ने सुना कि वह चिल्सियोंग गैंग का आदमी है तो उनकी मना करने की हिम्मत नहीं हुई। अधिकारी जानते थे कि चिल्सियोंग गैंग के लोग बेहद क्रूर होते हैं और उन्हें नाराज करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अधिकारियों ने पानी अक्षय कुमार और उनके ग्रुप को दिया, जिन्होंने उसे पी लिया। जब गुर्गे ने सबको पानी पीते देखा तो उसने एक कुटिल मुस्कान दी। वह जानता था कि काम हो गया है। कुछ ही मिनटों में अक्षय कुमार और सना खान प्रमोशनल इवेंट के दौरान ही जमीन पर गिरने लगे। स्टाफ ने जल्दी से उन्हें वहां से उठाया, साथ ही फैंस को बताया कि अक्षय कुमार और बाकी लोग थकान की वजह से बेहोश हो गए हैं। यह क्या हो रहा है? धनुष बैकस्टेज नहीं था, वह इवेंट वेन्यू के आसपास घूम रहा था। जब उसने अचानक सना और बाकी लोगों को बेहोश होते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए और वह तेजी से बैकस्टेज भागा। सना और अक्षय पाजी कहाँ गए? धनुष बैकस्टेज पहुंचा और देखा कि सना, अक्षय कुमार और बाकी सब गायब थे। उसने तुरंत वहां मौजूद अधिकारियों को घेर लिया। अधिकारियों ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन धनुष ने उनकी आंखों में सच पढ़ लिया। उन्हें चिल्सियोंग गैंग के लोग ले गए हैं। अधिकारी जानते थे कि अगर उन्होंने मुंह नहीं खोला तो गुस्से से भरा धनुष उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वे सिर्फ इतना बता पाए कि सना और बाकी लोगों को कहाँ ले जाया गया है। अगर सना या अक्षय पाजी को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। धनुष ने ठंडी आवाज में यह धमकी दी और तेजी से वहां से निकल गया। जाने से पहले धनुष ने जुबिन वर्मा को भी कॉल किया और उससे कहा कि वह एसएक्स ग्रुप के संपर्क और प्रभाव का इस्तेमाल करके तुरंत सना खान और अक्षय कुमार का पता लगाए। अध्याय 204 समझ गया। यंग मास्टर धनुष। जुबिन वर्मा इस वक्त एक बार के अंदर जमकर पार्टी कर रहा था। धनुष का कॉल आते ही उसने गंभीरता से जवाब दिया, यंग मास्टर जुबिन, क्या हुआ? जुबिन के आसपास मौजूद तमाम रईसजादे और अधिकारियों के बेटों ने उसके चेहरे का रंग बदलते देखा तो तुरंत पूछ बैठे। वे जानते थे कि एसएक्स ग्रुप के भीतर जुबिन का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और शायद भविष्य में वही एसएक्स ग्रुप का वारिस बनेगा, इसलिए बहुत से लोग उससे दोस्ती गांठना चाहते थे। यंग मास्टर पाक, तुम्हारे पिता साउथ कोरिया पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, है ना? जी, यंग मास्टर जुबिन। बढ़िया, अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल करो। मुझे अभी पता लगाना है कि फिल्म प्रमोशन के लिए साउथ कोरिया आए अक्षय कुमार और बाकी लोग बुसान में कहाँ हैं, खासकर वे महिलाएं कहाँ हैं। जुबिन ने तुरंत अपने पास बैठे पाक को निर्देश दिया।
यंग मास्टर हान, साउथ कोरिया के एंटरटेनमेंट वेन्यूज के सबसे बड़े आका तो तुम ही हो, है ना? अपने संपर्क घुमाओ और तुरंत चिल्सियोंग गैंग पर दबाव डालो। उनसे कहो कि वे किडनैप किए गए भारतीय नागरिकों को छोड़ दें। यंग मास्टर शिन, साउथ कोरिया के ज़्यादातर होटल्स तुम्हारे परिवार के नाम पर हैं, सही? फौरन चेक करो कि क्या चिल्सियोंग गैंग का कोई मेंबर तुम्हारे परिवार के किसी होटल में गया है। जुबिन ने फटाफट अपने आसपास के लोगों को ये काम सौंप दिए। हालांकि भीड़ को समझ नहीं आया कि जुबिन उन भारतीय कलाकारों की मदद क्यों करना चाहता है, लेकिन उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं किया और तुरंत सहमत हो गए। यह जुबिन पर एहसान चढ़ाने का मौका था, तो जाहिर है वे इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। जुबिन और रईसजादों के इस ग्रुप की ताकत वाकई बहुत बड़ी थी। बस कुछ ही मिनटों में धनुष को जुबिन का कॉल आ गया कि चिल्सियोंग गैंग के बड़े अधिकारी आज एक हाई एंड प्राइवेट क्लब में जमा हो रहे हैं, और उसकी सटीक लोकेशन भी धनुष को भेज दी गई। जुबिन ने धनुष को यह भी बताया कि उसने स्थानीय पुलिस विभाग से संपर्क कर लिया है और वे किसी भी समय धनुष को सहायता प्रदान कर सकते हैं। उसी समय जुबिन ने कुछ ऐसे गैंग मेंबर्स से संपर्क किया जिनकी ताकत चिल्सियोंग गैंग से कम थी और जो उनके विरोधी थे, उन्हें उस प्राइवेट क्लब में भेज दिया, इस उम्मीद में कि वे धनुष की कुछ मदद कर सकें। ठीक है, इस बार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यंग मास्टर जुबिन। धनुष ने जुबिन के इंतजाम सुनने के बाद उसे धन्यवाद दिया और तुरंत फ़ोन काट दिया। धनुष गाड़ी चलाकर उस हाई एंड प्राइवेट क्लब पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंदर घुस गया। कौन हो तुम? आज ये जगह बुक है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। धनुष ने उसे रोकने वाले लोगों पर कोई रहम नहीं दिखाया। उसने फैसलाकुन तरीके से एक्शन लिया और मारते पीटते अंदर का रास्ता बनाया। जब चिल्सियोंग गैंग के बड़े अधिकारियों ने सुना कि कोई यहाँ हंगामा कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने गुर्गों को उसे दबाने का आदेश दिया। धड़ाम डिशूम धड़ाम। चिल्सियोंग गैंग के इन मेंबर्स की ताकत धनुष के सामने चींटियों जैसी थी, वे पूरी तरह से कमज़ोर थे। धनुष तेजी से लड़ते हुए सीधे चिल्सियोंग गैंग के अधिकारियों के सामने जा पहुंचा। तुमने जिन भारतीय कलाकारों को किडनैप किया है वो कहाँ हैं? धनुष ने साउथ कोरिया की भाषा में बात की, उन अधिकारियों के ग्रुप को ठंडी नज़रों से घूरते हुए। धनुष की उस खौफनाक नज़र का सामना करते हुए चिल्सियोंग गैंग के अधिकारियों की रूह कांप गई, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को संभाला। बुरा हुआ, दूसरे गैंग के लोग अंदर घुस आए हैं। गड़बड़ हो गई, पुलिस भी आ गई है। धनुष के पहुंचने के कुछ ही देर बाद चिल्सियोंग गैंग का एक गुर्गा रेंगते हुए कमरे में दाखिल हुआ और खबर दी। तो ये तुम हो? अपने गुर्गों की बात सुनकर चिल्सियोंग गैंग के अधिकारियों को तुरंत एहसास हुआ कि इस सबके पीछे धनुष ही है। धनुष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें ठंडी नज़रों से देखता रहा और बर्फ जैसी आवाज़ में पूछा, लोग कहाँ हैं? हमें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमने किसी भारतीय कलाकार को नहीं उठाया। चिल्सियोंग गैंग के अधिकारी समझ गए कि जो आदमी दूसरे गैंग और पुलिस दोनों को यहाँ ला सकता है, उसका बैकग्राउंड और ताकत साधारण नहीं हो सकती। उन्होंने सीधे भिड़ने का रिस्क नहीं लिया और सख्ती से मना कर दिया। लगता है तुम्हें मौत बुला रही है। ये सुनते ही धनुष का उनके साथ खेल खेलने का कोई इरादा नहीं रहा और उसने गुस्से में तुरंत हमला कर दिया। चिल्सियोंग गैंग के ये अधिकारी लंबे समय से ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे, इनमें से एक भी लड़ने लायक नहीं था, और धनुष के हमले का सामना करते ही वे तुरंत जान की भीख मांगने लगे। लगता है हमारे बॉस ने आज किसी से उन भारतीय कलाकारों को उठवाया है। उनमें से एक अचानक धनुष से बोल पड़ा। वह कहाँ है? ये सुनते ही धनुष ने उस आदमी से सख्ती से पूछा। वह पीछे रेस्टिंग एरिया में है। धनुष की आवाज़ सुनकर उस आदमी की और कुछ छिपाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जगह बता दी। मुझे वहाँ ले चलो। धनुष उस आदमी के पीछे पीछे रेस्टिंग एरिया में गया। उसने सीधे लात मारकर दरवाज़ा खोला और देखा कि एक आदमी जो कमर से ऊपर नंगा था, बिस्तर पर कई महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की तैयारी कर रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए उस आदमी पर हमला कर दिया। सामने वाले आदमी ने धनुष को अपनी तरफ झपटते देखा तो उसे खतरे का एहसास हो गया। हालांकि उस नौजवान की ताकत ठीक ठाक थी, लेकिन धनुष के आगे वह टिक नहीं पाया। धनुष ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि सना खान और बाकी महिलाओं के कपड़े अभी भी सही सलामत थे। फिर उसने अपने पैर के नीचे दबे उस आदमी की बेरहमी से धुनाई शुरू कर दी। बस कुछ ही मिनटों में उस आदमी को धनुष ने इतना मारा कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। मारना बंद करो, बस करो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी जान के बदले एक खबर देने को तैयार हूँ। वह नौजवान, जिसकी सांसें उखड़ रही थीं, देख रहा था कि धनुष का रुकने का कोई इरादा नहीं है, तो वह बड़ी मुश्किल से गिड़गिड़ाया। धनुष को उसकी मिन्नतों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसने भी सना खान पर बुरी नज़र डालने की जुर्रत की, उसे भारी कीमत चुकानी ही होगी। मुझसे गलती हो गई, ये खबर भारत से जुड़ी है। आखिरकार वह नौजवान धनुष का कहर बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश होने से पहले ये वाक्य बोल गया। ये सुनकर धनुष ने मारना बंद कर दिया, लेकिन वह नौजवान पहले ही बेहोश हो चुका था। इसे बाहर लेकर आओ, धनुष ने उस चिल्सियोंग गैंग के अधिकारी से ठंडे स्वर में कहा जो डर के मारे सुन्न खड़ा था।
जैसे ही धनुष ने देखा कि अधिकारी अपने बॉस को आगे ला रहा है, दूसरे गैंग के सदस्यों ने पहले ही इलाके को सुरक्षित कर लिया था और पुलिस वालों ने भी परिसर को घेर लिया था। माफ कीजिए, क्या आप यंग मास्टर धनुष हैं? गैंग के सदस्य और पुलिस अधिकारी दोनों ने धनुष को आते देख अपने हथियार नीचे कर दिए और आदर से पूछा। हाँ, किसी को भेजकर इस आदमी को होश में लाओ, बाकियों को पुलिस ले जाएगी। धनुष जानता था कि साउथ कोरिया में रईस घरानों की ताकत बहुत ज्यादा है। ये पहली बार था जब वह इसका अनुभव कर रहा था। जी, यंग मास्टर धनुष। दोनों इंचार्ज ने धनुष को सम्मानपूर्वक जवाब दिया। दूसरे गैंग के सदस्य वहीं रुके रहे जबकि पुलिस चिल्सियोंग गैंग के सभी सदस्यों को ले गई, सिर्फ उनके बॉस को प्राइवेट क्लब में छोड़ दिया गया। अध्याय 205। पूरे प्राइवेट क्लब में सिर्फ धनुष और दूसरे गैंग के सदस्य बचे थे। दूसरे गैंग के सदस्य धनुष को देख रहे थे, जिसका रुतबा बिना गुस्सा किए भी इतना भारी था कि किसी की सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे बस वहां आदर से खड़े थे। उन्हें धनुष की असली पहचान नहीं पता थी, वे बस इतना जानते थे कि उनके बॉस को राजधानी के किसी बहुत बड़े आदमी का कॉल आया था। कॉल मिलने के बाद उनका बॉस तुरंत यहां दौड़ा आया था, एक पल की भी देरी करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इस पर नजर रखो और अस्पताल वालों को जल्द से जल्द बुलाओ ताकि इसे होश में लाया जा सके। धनुष ने जुबिन वर्मा द्वारा बुलाए गए लोगों पर एक नज़र डाली, निर्देश दिया और मुड़कर जाने लगा। जी, यंग मास्टर धनुष। गैंग के बॉस ने धनुष को जाते हुए देखकर सम्मानपूर्वक जवाब दिया। बॉस, ये नौजवान आखिर है कौन? इसने आपको इतना झुकने पर कैसे मजबूर कर दिया? इस पल गैंग के सदस्य अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाए, अपने बॉस की ओर देखते हुए सवाल पूछ बैठे। अपनी नाक मत घुसाओ, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। गैंग के बॉस ने अपने गुर्गों की बात सुनी तो उन्हें घूर कर देखा और अपने काम पर ध्यान देने का आदेश दिया। बॉस के बोलने के बाद किसी और ने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, बस मन ही मन धनुष की पहचान के बारे में सोचते रहे। धनुष अंदर के रेस्टिंग एरिया में गया, देखा कि सना खान और बाकी लोग अभी भी सो रहे थे। उसने राहत की मुस्कान दी और कमरे से बाहर निकल गया। उसने अक्षय पाजी और बाकी लोगों को ढूंढना शुरू किया। धनुष ने रेस्टिंग एरिया का हर कमरा छान मारा लेकिन अक्षय पाजी और बाकी लोग कहीं नहीं मिले। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मेरे लिए इन लोगों को ढूंढो, ये रही उनकी तस्वीरें। चाहे पूरा क्लब छानना पड़े, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा। धनुष को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। वह तेजी से गैंग के सदस्यों के पास गया, उन्हें अक्षय पाजी और बाकी लोगों की तस्वीरें दी और पूरे प्राइवेट क्लब की तलाशी लेने का हुक्म दिया। जी, गैंग के सदस्य काफी फुर्तीले थे। 10 मिनट बाद पूरा क्लब छान लिया गया था लेकिन अक्षय पाजी और बाकी लोगों का कोई नामो निशान नहीं मिला। यंग मास्टर जुबिन, तुरंत गिरफ्तार किए गए गैंग मेंबर्स से पूछो कि वे अक्षय पाजी को कहां ले गए। धनुष का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत जुबिन से संपर्क किया और सीधा आदेश दिया। जी, यंग मास्टर धनुष। जुबिन को धनुष का कॉल मिला और उसने तुरंत अपने संपर्क का इस्तेमाल करके पुलिस से संपर्क किया। पुलिस को बड़े अधिकारी से आदेश मिला था। लाए गए चिल्सियोंग गैंग के अधिकारियों को देखते ही उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। जानकारी जल्दी निकलवाने के लिए उन्होंने सीधे 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। लेकिन चाहे कितनी भी मार पड़ी हो, चिल्सियोंग गैंग के उन अधिकारियों को नहीं पता था कि अक्षय पाजी और बाकी लोगों को कहां ले जाया गया है। धनुष को भी यह खबर मिली और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। धड़ाम, धनुष ने जमीन पर बेहोश पड़े चिल्सियोंग गैंग के बॉस को देखा। चूंकि वह आदमी पहले से ही बेहोश था, धनुष डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक जोरदार लात उसे मारी। भयानक दर्द ने चिल्सियोंग गैंग के बॉस को पल भर में होश में ला दिया। मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। मत मारो, मैं मानता हूं मेरी गलती है। होश में आते ही उस बॉस ने सबसे पहले भीख मांगी। साफ था कि धनुष ने उसे खौफ से भर दिया था। तुमने भारत से आए मेल आर्टिस्ट को कहाँ भेजा है? धनुष ने उस बॉस को लगातार गिड़गिड़ाते देखा लेकिन उन बातों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में पूछा। उन्हें बुसान फिशरी वेयरहाउस ले जाया गया है। चिल्सियोंग गैंग के बॉस ने धनुष की बात सुनी, उसकी कातिलाना नजरों को देखा और फिर से डर गया। उसने हकलाते हुए जगह का नाम उगल दिया, बुसान फिशरी वेयरहाउस। जब धनुष ने वह नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि अक्षय पाजी और बाकी लोग खतरे में हो सकते हैं। तुम यहीं रहो और अंदर मौजूद लोगों की सुरक्षा करो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। धनुष को लगा कि वक्त कम है, इसलिए उसने सामने खड़े गैंग लीडर को सख्त हिदायत दी। समझ गया, यंग मास्टर धनुष। गैंग लीडर ने धनुष की बात सुनी और तुरंत आदर से जवाब दिया। मुझे वहां ले चलो। धनुष ने चिल्सियोंग गैंग के बॉस को दबोचा और तेजी से क्लब से बाहर निकला, उसे रास्ता बताने का आदेश दिया। दोनों बुसान फिशरी वेयरहाउस की तरफ दौड़ पड़े। चिल्सियोंग गैंग के बॉस ने उम्मीद नहीं की थी कि धनुष उसके साथ अकेले वेयरहाउस जाने की हिम्मत करेगा। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने भागने का प्लान भी बना लिया। ऊपर से उसने बड़ी मासूमियत से हामी भरी। बॉस, क्या हम अंदर जाकर देखें कि वहां कौन है?
गैंग के सदस्य भी बेहद उत्सुक थे कि अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए उन सबको पहरे पर लगाया गया है। अगर मरने का शौक है तो जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने अंदर घुसने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बॉस का गुस्सा महसूस करके किसी ने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और वे ईमानदारी से बाहर खड़े होकर सना खान और बाकी लोगों की पहरेदारी करने लगे। इस बीच जुबिन और उसके साथी भी तेजी से बुसान की ओर निकल चुके थे। यही वह जगह है। धनुष और वह यंग बॉस जल्दी ही बंदरगाह पर बनी एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचे। कौन है? जैसे ही धनुष और यंग बॉस अंदर जाने वाले थे, फैक्ट्री के अंदर से एक आवाज आई। मैं हूं, दरवाजा खोलो तुरंत। यंग बॉस अभी भी धनुष की पकड़ में था और फिलहाल आज्ञाकारी बना हुआ था। वह जोर से चिल्लाया। समझ गया बॉस। फैक्ट्री के अंदर के लोगों ने बॉस की आवाज़ सुनी और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही फैक्ट्री का दरवाजा खुला, अंदर का नज़ारा धनुष के सामने आ गया। पूरी फैक्ट्री एक बहुत बड़ा खाली इलाका थी जहां कोई मशीन या उपकरण नहीं थे, बस दर्जनों खूंखार दिखने वाले लोग इंतजार कर रहे थे। बॉस, यह क्या? फैक्ट्री के अंदर के गुंडों ने अपने बॉस की हालत देखी और उलझन से उसे देखने लगे। दफा हो जा। यंग बॉस ने फैक्ट्री के अंदर अपने आदमियों को देखा और जोश में आ गया। धनुष का ध्यान भटकते देख उसने तुरंत खुद को धनुष की पकड़ से छुड़ा लिया। मार डालो साले को। यंग बॉस धनुष की कैद से आज़ाद हुआ। उसकी ठंडी निगाहें तुरंत धनुष पर जम गईं और उसने फैसलाकुन आदेश दिया। मारो, काट डालो इसे। फैक्ट्री के अंदर के गुंडों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने खंजर निकाले और धनुष पर हमला बोल दिया। मौत से खेलने का शौक है तुम्हें? धनुष ने यंग बॉस पर एक नज़र डाली, फिर उसे मारने दौड़ रहे गुंडों को देखा और बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, हटो सामने से। धनुष ने एक दहाड़ लगाए और आगे बढ़ा। उसने एक ही लात में एक आदमी को हवा में उड़ा दिया और एक भूखे शेर की तरह भीड़ में घुस गया। यंग बॉस धनुष को गाजर मूली की तरह सबको काटते हुए देख रहा था और पूरी तरह से सन्न रह गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि दौड़ नहीं सकता था और उसकी आंखों में खौफ गहराता जा रहा था। अध्याय 206। साला, लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। फैक्ट्री के अंदर अनगिनत चीखें गूंज रही थीं। जो कोई भी धनुष जिंदल की तरफ लपका, वो सीधा जमीन चाटने लगा। एक भी आदमी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और कई तो अधमरी हालत में थे। धनुष को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो कदम दर कदम उस छोटे बॉस की तरफ बढ़ रहा था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ गए हैं। छोटे बॉस को आखिरकार एहसास हो गया कि उसके और धनुष के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। कहाँ गए हैं वो? धनुष ने उस छोटे बॉस की तरफ ठंडी नज़रों से देखा। उसे जानना था कि अक्षय कुमार और बाकी लोग कहाँ गए हैं। मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें। जब धनुष ने सुना कि उसके सामने पड़ा ये कीड़ा अभी भी सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने तुरंत एक जोरदार लात उस छोटे बॉस के शरीर पर जमा दी। भयानक दर्द से उसका चेहरा बुरी तरह हेंग गया। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। इस पल वो छोटा बॉस पूरी तरह से ईमानदार हो गया। उसने धनुष को बताया कि उन सभी लोगों को बंदरगाह से जहाज़ के जरिए जापान भेजा गया है। उनके और ब्याको क्लैन के बीच कुछ समझौते थे, यानी चिल्सियोंग गैंग हर थोड़े समय में भारतीयों की एक खेप ब्याको क्लैन को भेजता था और ब्याको क्लैन उन्हें इसके बदले मोटा मुनाफा देता था, इसलिए वो अक्सर भारतीयों की तस्करी करते थे। लानत है तुम पर। धनुष ने ये सुना और उस छोटे बॉस को एक और लात मारी। उस भयानक ताकत ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। वो जिएगा या मरेगा, इसकी परवाह अब धनुष को नहीं थी। ब्याको क्लैन। धनुष इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अभी अभी जापान से लौटा था। ब्याको क्लैन को उसी ने तो मिट्टी में मिलाया था। उसे हमेशा लगता था कि सिर्फ ब्याको क्लैन ने भारतीयों को धोखे से वहां बुलाया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसमें चिल्सियोंग गैंग का भी हाथ होगा। युवा मालिक धनुष। धनुष ने तुरंत एक कॉल मिलाया। जुबिन वर्मा ने धनुष का कॉल देखते ही तुरंत फ़ोन उठाया। मेरे लिए फ़ौरन एक जहाज़ का इंतज़ाम करो, मुझे अभी के अभी समुद्र में निकलना है। धनुष ने सीधे जुबिन वर्मा को आदेश दिया। जी, युवा मालिक धनुष। अंदर के लोग होश में आ गए हैं, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जुबिन वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई और साथ ही धनुष से पूछा, फ़ोन सना खान को दो। जुबिन वर्मा को आदेश मिला और उसने तुरंत फ़ोन सना खान को सौंप दिया। धनुष ने सना खान को बताया कि जुबिन वर्मा उनके लिए सब कुछ संभाल लेगा। अक्षय कुमार और बाकी लोग थोड़ी मुसीबत में फंस गए थे और उसे जल्द से जल्द इसे सुलझाना था। सना खान ने जब सुना कि अक्षय कुमार मुसीबत में हैं, तो उसने उम्मीद जताई कि धनुष उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। धनुष ने स्वाभाविक रूप से हामी भर दी। धनुष ने ताकत के दम पर समुद्री रास्ता भी पता कर लिया था और यहाँ तक कि गैंग के एक कम घायल गुर्गे को अपने साथ ले लिया। जब धनुष बंदरगाह पर पहुंचा तो जुबिन वर्मा ने पहले से ही सब कुछ इंतजाम कर रखा था। धनुष उस गुर्गे को लेकर सीधे स्पीड बोट पर चढ़ गया।
धनुष ने स्पीडबोट को पूरी रफ्तार से दौड़ाया, उसी दिशा में पीछा करते हुए जिस तरफ वो जहाज गया था। धनुष को पता चला कि जहाज को निकले हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, तो उसने राहत की सांस ली। आधे घंटे में जहाज जापान नहीं पहुंच सकता था। धनुष उस गुर्गे के साथ इंसानी कार्गो ले जा रहे जहाज तक तेजी से पहुंच गया। धनुष ने स्पीडबोट को सीधे जहाज के सामने ले जाकर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जहाज का क्रू मेंबर एक कुख्यात तस्कर कैप्टन जैक था। जब कैप्टन जैक ने देखा कि कोई उसके जहाज को जबरदस्ती रोक रहा है, तो वो तुरंत जांच करने बाहर आया। धनुष ने जहाज को रोकने के बाद उस तस्करी वाले जहाज पर चढ़ना शुरू कर दिया था। कैप्टन जैक ने देखा कि कोई ऊपर चढ़ रहा है और तुरंत अपने हाथ में हथियार लेकर धनुष की तरफ बढ़ा। कैप्टन जैक को गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला, धनुष ने पहले ही उसे काबू में कर लिया था। कैप्टन जैक को बेहोश करने के बाद धनुष ने पूरे जहाज पर नजर डाली, जो तरह तरह के आदमियों और बच्चों से भरा हुआ था, और उसकी त्योहरियां चढ़ गईं। उसे नहीं पता था कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। मिल गए। धनुष ने जल्दी ही अक्षय कुमार और बाकी लोगों को ढूंढ लिया और राहत की सांस ली। धनुष ने तुरंत थोड़ा पानी ढूंढा और अक्षय कुमार के चेहरे पर डाला। अक्षय कुमार झटके से होश में आ गए। धनुष ने होश में आए अक्षय कुमार को देखा और तुरंत उन्हें मौजूदा हालात के बारे में बताया। अक्षय कुमार ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये सब हो जाएगा, और इस पल वो अभी भी कुछ डर महसूस कर रहे थे। अक्षय भाई, मैं आपके यहाँ से दूसरे जहाज पर जाने का इंतजाम करूंगा। इसके बाद मुझे शायद जापान जाना पड़े। प्लीज सना खान को बता दीजिएगा। धनुष, जिसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बचा लिया था, उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने अक्षय कुमार से कहा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अक्षय कुमार नहीं जानते थे कि धनुष क्या करना चाहता है, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। जब कैप्टन जैक होश में आया तो वो अभी भी विरोध करना चाहता था, लेकिन धनुष द्वारा अच्छी तरह से सबक सिखाए जाने के बाद वो तुरंत भीगी बिल्ली बन गया। जुबिन वर्मा द्वारा इंतजाम किया गया जहाज भी यहाँ पहुंच गया, और अक्षय कुमार और बाकी लोग दूसरे जहाज से निकलकर साउथ कोरिया वापस चले गए। अगर तुम मुझे बस मेरी मंजिल तक ले चलो तो मैं तुम्हें 100 करोड़ साउथ कोरियन वॉन दे सकता हूँ। धनुष ने देखा कि कैप्टन जैक उसे आखिरी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि धनुष की शारीरिक धमकी के बावजूद वो टस से मज नहीं हो रहा था, इसलिए उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। क्या तुम सच कह रहे हो? जब कैप्टन जैक ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो धनुष की तरफ देखने लगा। अकाउंट नंबर, धनुष ने बस कैप्टन जैक से कहा। जब कैप्टन जैक ने यह सुना तो उसने सीधे अपना कार्ड नंबर बता दिया। धनुष ने सीधे उस कार्ड नंबर पर 20 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कैप्टन जैक को उसके परिवार से भी कॉल आया, जिन्होंने बताया कि उन्हें 20 लाख रुपये मिल गए हैं। ठीक है, मैं तुम्हें मंजिल तक ले चलूंगा। कैप्टन जैक ने धनुष की दरियादिली देखी और फौरन राजी हो गया। कैप्टन जैक ये सब पैसे के लिए ही करता था। आखिरकार ये काम बहुत खतरनाक था। वो इसे करने की हिम्मत रखता था तो जाहिर है उसने जिंदगी और मौत का डर पीछे छोड़ दिया था। पैसे से वो कुछ भी कर सकता था, बिना पैसे के वो बस अपनी जान गंवाता। चलो, धनुष मुस्कुराया और कहा, ये देखकर कि कैप्टन जैक ईमानदारी से सहयोग करने को तैयार है। साथ ही उसने उसे बताया कि जैसे ही वे मंजिल पर पहुंचेंगे वो तुरंत बाकी का आधा पैसा भी ट्रांसफर कर देगा। कैप्टन जैक जानता था कि उसके परिवार को पैसे मिल गए हैं, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। जब धनुष को कैप्टन जैक की मंजिल का पता चला तो उसने सीधे एजेंट एकांश और बाकी लोगों को तैयार रहने और आसपास के पानी में घात लगाकर बैठने का आदेश दिया। इस बार वो सबको एक ही झटके में पकड़ने के लिए तैयार था। कैप्टन जैक ने काफ़ी देर तक जहाज चलाया और आखिरकार जापान के एक समुद्री इलाके में पहुंच गया। इस समय आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। जैसे ही वे समुद्री क्षेत्र के करीब पहुंचे, कैप्टन जैक ने भी एक विशेष संकेत भेजा। जापान के पानी में दर्जनों काले कपड़े पहने लोग दिखाई दिए। धनुष ने भी जहाज से यह नज़ारा देखा और तुरंत समझ गया कि ये लोग वही होने चाहिए जो चिल्सियोंग गैंग के साथ काम कर रहे हैं। तुम जा सकते हो, धनुष ने अपने बगल में खड़े कैप्टन जैक से कहा। ट्रांसफर पूरा होने के बाद उसने सीधे एजेंट एकांश और बाकी लोगों को, जो घात लगाए बैठे थे, हमला करने और सबको एक साथ दबोचने का आदेश दिया। अध्याय 207। क्या हो रहा है? कैप्टन जैक जहाज लेकर दूर क्यों जा रहा है? गड़बड़ है, हमें जरूर धोखा दिया गया है। ... किनारे पर खड़े काले कपड़े पहने आदमियों ने देखा कि कैप्टन जैक तट से कुछ दूरी पर रहते हुए ही जहाज लेकर भाग रहा है, और उनके चेहरे के रंग तुरंत उड़ गए। सब लोग अपने हाथ सिर पर रखो और नीचे बैठ जाओ। एजेंट एकांश भी इसी पल प्रकट हुआ। उसकी ठंडी आवाज़ इन लोगों के कानों में गूंजी। ये तो बुरा हुआ, भागो। काले कपड़े पहने आदमियों ने एजेंट एकांश और बाकी लोगों को प्रकट होते देखा और तुरंत भागना चाहा, लेकिन एजेंट एकांश उन्हें कैसे जाने दे सकता था। तड़ काले कपड़े वाले अपने साथ हथियार लाए थे। उन्होंने तुरंत अपनी कमर से हथियार निकाले और गोलीबारी शुरू कर दी।
जैसे ही गोलियों की आवाज़ गूंजी, एजेंट एकांश और उसकी टीम ने भी जवाबी हमला बोल दिया। हालांकि काले कपड़े वाले माहिर थे, लेकिन वे एजेंट एकांश और उसकी पूरी तैयारी के साथ आई टीम का मुकाबला नहीं कर सके। विरोध करने वाले सभी काले कपड़े पहने आदमी एजेंट एकांश की टीम द्वारा मारे गए और उनमें से ज्यादातर को एजेंट एकांश और उसके आदमियों ने जिंदा पकड़ लिया। धनुष भी धीरे धीरे एक छोटी नाव में किनारे के करीब पहुंचा और ये देखकर कि एजेंट एकांश और उसकी टीम ने सब कुछ सुलझा लिया है, उसने संतोष में सिर हिलाया। इनसे पूछो कि ये कहाँ के हैं। धनुष ने सीधे अपने बगल में खड़े एजेंट एकांश को निर्देश दिया। समझ गया, युवा मालिक धनुष। एजेंट एकांश ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और तुरंत अपने तरीके अपनाने शुरू कर दिए। इन जापानी गुर्गों पर कोई रहम नहीं दिखाया। किनारे पर लगातार चीखें गूंज रही थीं, लेकिन ये जगह इतनी सुनसान थी कि कोई यहाँ आता जाता नहीं था, इसलिए जाहिर है कि उन्हें कोई खोज नहीं सकता था। यमराज सिंडिकेट। जब धनुष ने यह सुना तो उसकी आंखों से एक सर्द लहर दौड़ गई। धनुष यमराज सिंडिकेट के बारे में जानता था। ये जापान का सबसे बड़ा गैंग था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस सब के पीछे यमराज सिंडिकेट का हाथ होगा। धनुष ये भी जानता था कि यमराज सिंडिकेट का पहली पीढ़ी का लीडर उन अपराधियों में से एक था जिन्होंने उस समय भारत पर हमला किया था। लगता है इस मनहूस संगठन का विनाश लिखा है। धनुष की आंखों में ठंडक और गहरी हो गई और फिर वह क्रूरता से मुस्कुराया। युवा मालिक धनुष। धनुष ने अपना मन बना लिया था और उसने फैसला लेते हुए सुल्तान को कॉल किया। चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, जापान के अंदरूनी मामलों को जल्द से जल्द निपटाओ। महाकाल गैंग अब यमराज सिंडिकेट के साथ युद्ध करेगा। जापान में यमराज सिंडिकेट के पूरे अंडरवर्ल्ड संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। धनुष ने सुल्तान को ठंडा आदेश दिया। चूंकि यमराज सिंडिकेट ने फिर से भारतीयों को निशाना बनाने की जुर्रत की थी, तो अब पूरे यमराज सिंडिकेट के अस्तित्व में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं समझ गया, युवा मालिक धनुष। मैं इस मामले को जल्द से जल्द देख लूंगा। सुल्तान ने धनुष का ठंडा लहजा सुना और समझ गया कि अगर उसने इसे अच्छे से नहीं संभाला तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। उसने स्वाभाविक रूप से सम्मानपूर्वक गारंटी दी। तुमने जिन भारतीयों को लिया था वो कहाँ गए? धनुष यमराज सिंडिकेट के एक सदस्य के पास गया और ठंडे स्वर में पूछा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए। हम केवल ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार हैं। हम इन लोगों को एक खास जगह पहुंचाते हैं और फिर दूसरे सदस्य आकर उन्हें ले जाते हैं। यमराज सिंडिकेट के सदस्य ने ईमानदारी से धनुष के सवाल का जवाब दिया। जाहिर है कि वो और ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इस डर से कि कहीं फिर से उसकी धुलाई न हो जाए या सीधे मारा न जाए। कुछ लोगों को ले लो और बाकी को समुद्र में फेंक दो, धनुष ने एजेंट एकांश से निर्णायक स्वर में कहा। समझ गया। ये सुनकर एजेंट एकांश ने तुरंत अपने अधीनस्थों को सख्ती से काम करने का आदेश दिया और फिर उन्होंने उन सभी लोगों को समुद्र में फेंक दिया। वे बच पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से उनकी किस्मत पर निर्भर था। हमें अपनी बताई हुई जगह पर ले चलो। अगर तुम लोगों ने अच्छे से सहयोग किया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। धनुष ने अपने सामने बचे हुए कुछ यमराज सिंडिकेट के सदस्यों से ठंडे स्वर में कहा। जी जी जी, हम सहयोग करेंगे, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। मौत से हर कोई डरता है। बचे हुए यमराज सिंडिकेट के सदस्यों ने जब सुना कि वे जिंदा रह सकते हैं तो जाहिर है कि वे मरना नहीं चाहते थे और तुरंत सहमत हो गए। चलो, धनुष ने एजेंट एकांश और बाकी लोगों को साथ चलने का आदेश दिया और वे सब एक छिपी हुई जगह पर चले गए। यमराज सिंडिकेट के सदस्यों ने पहले से ही कई ट्रक तैयार रखे थे जो जाहिर तौर पर लोगों को ले जाने के लिए थे। धनुष के सभी लोग ट्रकों में चढ़ गए और ट्रक धीरे धीरे निर्धारित स्थान की ओर चल पड़े। निर्धारित स्थान साउथ कोरिया की राजधानी के एक सुनसान उपनगरीय इलाके में था। जब ट्रक वहां पहुंचे तो कुछ ही देर बाद विपरीत दिशा से कई ट्रक आए। सामने वाले ट्रकों ने लगातार अपनी लाइटें जलाईं, जो स्पष्ट रूप से एक विशेष संकेत दे रहे थे। जब धनुष और उसकी टीम को यमराज सिंडिकेट के बचे हुए सदस्यों से सही संकेत मिल गया तो सामने वाले ट्रकों से भी लोगों का एक समूह बाहर निकला। हम ट्रकों से उतरते लोगों को देखकर धनुष की त्योरियां तुरंत चढ़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग विदेशी होंगे। ये विदेशी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और धीरे धीरे धनुष के ट्रकों की ओर बढ़ रहे थे। हमला करो, धनुष ने करीब आते विदेशियों को देखा और सीधे एजेंट एकांश और बाकी लोगों को आदेश दिया। बैंग बैंग बैंग, धनुष और उसकी टीम ने बहुत तेजी से हरकत की जिससे ये विदेशी संभल ही नहीं पाए। इन विदेशियों को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला और वे तुरंत ढेर हो गए। गनीमत थी कि धनुष ने एजेंट एकांश और उसकी टीम को कुछ को जिंदा छोड़ने का आदेश दिया था, वरना ये सभी विदेशी मारे जाते। क्या तुम यमराज सिंडिकेट से हो? धनुष एक गंभीर रूप से घायल विदेशी के पास गया और सीधे पूछा। विदेशी ने धनुष की बात सुनी लेकिन जवाब देने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने बस ठंडी नजरों से धनुष को देखा। धनुष ने देखा कि उसके सामने खड़ा विदेशी उसे गुस्से से देख रहा है। वह बस मुस्कुराया और फिर अचानक उसने उस विदेशी के घाव पर पैर रख दिया।
भयानक दर्द ने उस विदेशी को लगभग बेहोश कर दिया, लेकिन उसने जिद्दीपन से इसे सहन किया। फिलहाल बेहोश नहीं हुआ, लेकिन भारी सांसें ले रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, विदेशी ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए सीधे धनुष से कहा। इससे बुलवाओ। धनुष ने विदेशी की बात सुनी और बस मुस्कुरा दिया। उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसे यकीन था कि उसके सामने वाला विदेशी बहुत जल्द बोलेगा। एजेंट एकांश ने उस विदेशी को लगातार तड़पाया, लेकिन चाहे उसे कितना भी दर्द हो रहा हो, उस विदेशी ने एक शब्द भी नहीं उगला। युवा मालिक धनुष। एजेंट एकांश ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी यातना के बावजूद यह विदेशी कोई जानकारी देने से इनकार कर देगा। अब वह शर्मिंदा होकर धनुष के पास आया। कोई बात नहीं, धनुष मुस्कुराया और उससे कहा। उसने भी एजेंट एकांश के तरीके देखे थे, यहाँ तक कि खुद धनुष भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। इसे मुक्ति दे दो। धनुष ने अपने सामने वाले विदेशी को देखा और धीरे से एजेंट एकांश से कहा। विदेशी ने भी धनुष की बात सुनकर राहत की सांस ली। द प्रोविडेंस की जय हो। विदेशी ने एजेंट एकांश को देखा, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, और मरने से पहले जोर से चिल्लाया। एक गोली ने तुरंत उसका सिर भेद दिया। अध्याय 208 द प्रोविडेंस। धनुष ने विदेशी के मरते समय कहे गए शब्द सुने तो तुरंत उसका माथा ठनका। हालांकि सुराग इस विदेशी के साथ खत्म हो गया था, लेकिन द प्रोविडेंस भी एक सुराग था। विक्रम, फौरन पता करो कि क्या विदेश में द प्रोविडेंस नाम का कोई संगठन है। धनुष ने तुरंत विक्रम मल्होत्रा को फोन किया और उसे जल्द से जल्द मामले की जांच करने के लिए कहा। सीओ धनुष, विदेश में द प्रोविडेंस नाम की एक सोसाइटी है। विक्रम मल्होत्रा ने धनुष की बात सुनी। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि धनुष इस संगठन के बारे में क्यों पूछताछ करना चाहता है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बता दिया। द प्रोविडेंस सोसाइटी। इस संगठन के बारे में सुनते ही धनुष के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और उसने विक्रम मल्होत्रा को आगे बताने के लिए कहा। जी, द प्रोविडेंस सोसाइटी एक बहुत बड़ा और रहस्यमय संगठन है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं इसके बारे में विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जो पुष्टि कर सकता हूं वह यह है कि इसमें कई शीर्ष विदेशी अरबपति, कुछ अधिकारी और यहां तक कि कुछ शीर्ष कलाकार भी शामिल हैं। विक्रम मल्होत्रा ने भी धनुष को यह बताया। द प्रोविडेंस सोसाइटी के बारे में पूछताछ करने के लिए हर संभव तरीका अपनाओ। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। धनुष ने यह सुना और तुरंत विक्रम मल्होत्रा को आदेश दिया। ठीक है, सीईओ धनुष। विक्रम मल्होत्रा ने यह सुनने के बाद तुरंत सहमति जताई। ये द प्रोविडेंस सोसाइटी यमराज सिंडिकेट से जुड़ी होनी चाहिए। धनुष ने उम्मीद नहीं की थी कि विदेश में इतना बड़ा संगठन मौजूद होगा और वह मन ही मन सोचने लगा। युवा मालिक धनुष, अब हम क्या करें? एजेंट एकांश ने खामोश खड़े धनुष को देखा और पूछे बिना नहीं रह सका। सबको खत्म करो, फिर यहाँ से सीधे निकल लो। तुम सब जापान में ही रहो और मेरे लिए यमराज सिंडिकेट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। धनुष ने सीधे एजेंट एकांश को आदेश दिया। जी। एजेंट एकांश ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। नहीं, तुम हमें मार नहीं सकते। तुमने हमें जाने देने का वादा किया था। साले, मैं तुझे भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगा। एजेंट एकांश और उसकी टीम ने तेजी से काम किया। यमराज सिंडिकेट के बचे हुए सदस्यों को जाहिर तौर पर बख्शा नहीं जा सकता था। सबूत मिटाओ और हम निकलते हैं, धनुष ने एजेंट एकांश से कहा, फिर सीधे निकलने की तैयारी करने लगा। जी। जब एजेंट एकांश और उसकी टीम ने घटनास्थल साफ कर दिया तो सब चले गए। धनुष ने सीधे भारत वापस आने के लिए प्लेन पकड़ा। उसे इस मामले पर विक्रांत सूर्यवंशी से चर्चा करनी थी, क्योंकि यह भारतीयों से जुड़ा मामला था। एजेंट एकांश ने भी कई इंतजाम किए और यमराज सिंडिकेट की निगरानी शुरू कर दी। डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। जब धनुष ने विक्रांत सूर्यवंशी के ऑफिस से घर आने का इंतजार किया तो उसने तुरंत उनसे बात की। कहो, विक्रांत सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा और धनुष की बातें सुनने लगे। धनुष ने विक्रांत सूर्यवंशी को इस दौरान हुई सारी बातें बताईं। विक्रांत सूर्यवंशी यह सुनकर परेशान हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। भारतीयों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था और विदेश में बेचा जा रहा था। द प्रोविडेंस सोसाइटी, इस संगठन का नाम सुनते ही विक्रांत सूर्यवंशी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। डैड, क्या आप द प्रोविडेंस सोसाइटी के बारे में जानते हैं? धनुष ने विक्रांत सूर्यवंशी के हाव भाव देखे और उसका अपना चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने सीधे पूछा। हाँ, द प्रोविडेंस सोसाइटी एक बहुत बड़ा संगठन है जो बहुत से देशों में शामिल है। साथ ही ये संगठन बहुत रहस्यमय है और हम इसके बारे में विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन हमारी जांच के माध्यम से हमने पाया कि विदेश में कई युद्धों के पीछे द प्रोविडेंस सोसाइटी की प्रमुख भूमिका थी। अच्छा, धनुष ये सुनकर हैरान रह गया कि द प्रोविडेंस सोसाइटी कई अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के पीछे की ताकत थी। क्या तुमने द प्रोविडेंस सोसाइटी की जांच शुरू कर दी है? विक्रांत सूर्यवंशी ने धनुष को देखा और सीधे पूछा। हाँ, मैंने पहले ही ताज ग्रुप के लोगों को द प्रोविडेंस सोसाइटी की गुप्त रूप से जांच करने के लिए भेज दिया है, ये देखने के लिए कि क्या हमें कोई जानकारी मिल सकती है।
धनुष ने विक्रांत सूर्यवंशी से कुछ नहीं छिपाया और उन्हें सीधे बता दिया। खैर, ये संगठन बहुत रहस्यमय है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जैसे ही तुम्हें कोई खबर मिले मुझे तुरंत बताना। विक्रांत सूर्यवंशी ने धनुष की बातों से सहमति जताई और उसे निर्देश भी दिया। ठीक है, धनुष ने भी सहमति जताई। पिता और पुत्र ने इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा जारी नहीं रखी। अगले दिन विक्रांत सूर्यवंशी ने डायरेक्टर नागपाल को मामले की जानकारी दी। डायरेक्टर नागपाल ये जानने पर चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत भारत की लापता आबादी की गुप्त जांच शुरू कर दी। जहां तक आगे के मामलों का सवाल था, धनुष ने बहुत ज्यादा दखल नहीं दिया, बल्कि इसे अपने अधीनस्थों को सौंप दिया ताकि वे जल्द से जल्द जांच कर सकें। धनुष अक्षय कुमार और उनकी टीम का हालचाल जानने भी गया। अक्षय कुमार और उनकी टीम ठीक थी, बस थोड़े डरे हुए थे। अक्षय कुमार और उनकी टीम ने भी विदेश में फिल्म का प्रचार जारी रखने की योजना नहीं बनाई, बल्कि घरेलू स्तर पर प्रचार जारी रखने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि विदेश में अभी भी बहुत खतरा था। धनुष, हमें जापान में एक गुप्त ठिकाना मिला है। ये गुप्त ठिकाना वास्तव में इंसानों पर प्रयोग कर रहा था और हमारी उनके साथ लड़ाई भी हुई। उन्होंने एक राक्षस बनाया है और हमने एक राक्षस को जिंदा पकड़ लिया है। तुम्हें शायद खुद आकर इसे देखना होगा। साथ ही हमें इस गुप्त ठिकाने में कई कंकाल मिले हैं और तुम्हें उनकी पहचान करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। जहां तक जापान के वैज्ञानिक शोधकर्ताओं की बात है, वे सब भाग गए और एक भी हाथ नहीं आया। जैसे ही सना खान और उनकी टीम ने काम करना जारी रखा, धनुष को कमांडर अभिमन्यु का कॉल भी आया। धनुष ने कमांडर अभिमन्यु की बातें सुनी और उनकी कार्यक्षमता से हैरान रह गया। उन्होंने एक राक्षस को भी पकड़ लिया था। हालांकि वह निराश था कि वे वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को नहीं पकड़ पाए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द लोगों को लेकर आता हूं। कमांडर अभिमन्यु की बातें सुनने के बाद धनुष ने तुरंत सहमति जताई। डायरेक्टर नागपाल, मेरे लोगों ने विदेश में जापान का एक गुप्त ठिकाना खोज निकाला है। वहां कई कंकाल छोड़े गए थे और आपको शायद पेशेवर लोगों को ये देखने के लिए भेजना होगा कि क्या वे भारतीय हैं। धनुष ने भी जल्द से जल्द डायरेक्टर नागपाल से संपर्क किया और उन्हें मामले के बारे में बताया। ठीक है, मैं जल्द से जल्द किसी को भेजता हूं। ठीक है, तो आप उसे पहुंचने पर मुझसे संपर्क करने के लिए कह दीजिएगा। मैं भी उस जगह जाकर देखना चाहता हूं। ठीक है। जब धनुष और डायरेक्टर नागपाल का कॉल खत्म हुआ तो दोनों ने फ़ोन रख दिया। मेरे साथ मिडिल ईस्ट जाने के लिए 2 बायोलॉजी एक्सपर्ट्स का इंतजाम करो। धनुष ने भी तुरंत विक्रम मल्होत्रा से संपर्क किया और उसे जल्द से जल्द इस मामले की व्यवस्था करने के लिए कहा। धनुष भी जाकर देखना चाहता था कि वह राक्षस क्या है। वह ये भी जानना चाहता था कि जापान के गुप्त ठिकाने ने किस तरह का राक्षस विकसित किया है। कज़न, तुम यहाँ क्यों? अगले दिन धनुष ने एसीपी रणविजय को आते देखा और हैरानी से पूछा, मैं वो एक्सपर्ट हूँ जो तुम्हारे साथ मिडिल ईस्ट जाएगा। एसीपी रणविजय मुस्कुराया और धनुष की बातें सुनकर बोला, क्या घर पर चीजें संभल गईं? अभी नहीं, ज्यादातर को हमने जड़ से उखाड़ दिया है और कुछ इलाकों की अभी भी छानबीन की जा रही है। एसीपी रणविजय ने कुछ नहीं छिपाया और धनुष को सीधे बता दिया। ठीक है, चलो चलते हैं। धनुष ने और कोई सवाल नहीं पूछा। ये बात कहकर वह 2 बायोलॉजी एक्सपर्ट्स को लेकर मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया। अध्याय 209, मिडिल ईस्ट, ज़हरान एयरपोर्ट। तो यह है मिडिल ईस्ट। धनुष और बाकी लोगों के प्लेन से उतरने के बाद एसीपी रणविजय ने मिडिल ईस्ट का नज़ारा देखा और हैरान होकर बोले बिना नहीं रह सका। मिडिल ईस्ट ऊर्जा से भरपूर जगह है। हालांकि यहाँ अक्सर दंगे होते रहते हैं, लेकिन ये जगह वाकई में काफ़ी अमीर है। धनुष ने एसीपी रणविजय के हाव भाव देखे और मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया। एसीपी रणविजय ने भी पिछले कुछ सालों में कुछ मिशनों के लिए विदेश यात्रा की थी, लेकिन वह पहली बार यहाँ आया था। धनुष, यहाँ आओ। जब धनुष और उसका ग्रुप एयरपोर्ट से बाहर निकला तो कमांडर अभिमन्यु व्यक्तिगत रूप से उन्हें एयरपोर्ट के बाहर लेने आए। अभिमन्यु भाई। धनुष ने कमांडर अभिमन्यु को आते देखा और खुशी से उनके पास जाकर उनका स्वागत किया। आप हैं इंस्ट्रक्टर अभिमन्यु। एसीपी रणविजय ने अपने सामने कमांडर अभिमन्यु को देखा और तुरंत एक अपनापन महसूस किया। एक व्यक्ति अचानक एसीपी रणविजय के दिमाग में आया और फिर वह उत्साह से कमांडर अभिमन्यु की ओर देखने लगा। तुम कौन हो? कमांडर अभिमन्यु ने एसीपी रणविजय का संबोधन सुना और तुरंत अपनी भवें सिकुड़ी। फिर सवाल पूछा। इंस्ट्रक्टर अभिमन्यु, जब मैं पहली बार सिक्योरिटी ब्यूरो में शामिल हुआ था तो हमारे सिक्योरिटी ब्यूरो ने आपको कुछ समय के लिए हमें ट्रेन करने के लिए आमंत्रित किया था। एसीपी रणविजय ने देखा कि कमांडर अभिमन्यु ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने खुशी से कहा, तो ये बात है, अब मैं इंस्ट्रक्टर अभिमन्यु नहीं रहा, तुम मुझे अभिमन्यु भाई कह सकते हो। कमांडर अभिमन्यु ने एसीपी रणविजय की बातें सुनकर तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। जब वह ट्रेनिंग के लिए सिक्योरिटी ब्यूरो में दाखिल हुआ था तो एसीपी रणविजय और उनका ग्रुप मेकअप पहने हुए था, इसलिए जाहिर है कि उसके लिए उन्हें पहचानना नामुमकिन था।
इंस्ट्रक्टर अभिमन्यु, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप मिडिल ईस्ट आएंगे और मेरे छोटे कज़न को भी जानते होंगे। कमांडर अभिमन्यु को देखने के बाद एसीपी रणविजय एक बातूनी होने के लक्षण दिखा रहा था। धनुष और कमांडर अभिमन्यु ने एसीपी रणविजय की बातें सुनकर बस मुस्कान बिखेर दी। दोनों जहरान के बाहर एक बेस की ओर चले गए। ये बेस गरुड़ रक्षक दल का मुख्यालय है। पूरा बेस सैकड़ों एकड़ में फैला है, जिसके अंदर एक मिलिट्री बेस और एक ट्रेनिंग बेस है। मूल रूप से यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अभिमन्यु भाई, कृपया किसी को बड़े कज़न को जापान द्वारा छोड़े गए गुप्त ठिकाने को दिखाने के लिए कहें और जांच करें कि क्या वे कंकाल हमारे भारतीय लोगों के हैं। ठीक है धनुष। जब सब लोग मुख्यालय पहुंचे तो जाहिर है उन्हें जल्द से जल्द अपने अपने काम में जुटना था। छोटे कज़न, मैं पहले निकलता हूँ। एसीपी रणविजय भी जानता था कि वह इस बार मिशन के लिए आया है, आराम के लिए नहीं। उसने अभिवादन किया और जल्दी से गरुड़ रक्षक दल के सदस्यों के साथ जापान के गुप्त ठिकाने की ओर चल दिया। डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर तनेजा, कृपया हमारे साथ आएं। धनुष ने कमांडर अभिमन्यु को रास्ता दिखाने के लिए कहा और ग्रुप एक साथ राक्षस की जगह पर गया। कमांडर अभिमन्यु और उनके ग्रुप द्वारा पकड़ा गया राक्षस अब गरुड़ रक्षक दल के मुख्यालय की एक कोठरी में कैद था। ये कोठरी बहुत बड़ी थी। जब धनुष और उसका ग्रुप बाहर पहुंचा तो वे राक्षस की दहाड़ सुन सकते थे, जो लगातार दरवाजे से टकरा रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब धनुष और दोनों एक्सपर्ट्स कोठरी के बाहर पहुंचे तो उन्होंने भी राक्षस का रूप स्पष्ट रूप से देखा। अपने सामने राक्षस का रूप देखकर धनुष भी सन्न रह गया। उनके सामने मौजूद राक्षस 3 मीटर से ज्यादा लंबा था, जिसके पूरे शरीर पर हरी नीली त्वचा थी, जो बहुत ही खूंखार लग रहा था। उसके हाथ पैर बहुत विशाल थे, बिल्कुल फिल्म के महाबली की तरह, बहुत ही अजीबोगरीब। अभिमन्यु भाई, क्या आपको यकीन है कि यह राक्षस फिल्म वाला महाबली नहीं है? धनुष ने अपने सामने वाले राक्षस को देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ बगल में खड़े कमांडर अभिमन्यु से कहे बिना नहीं रह सका। ये राक्षस वाकई में बिल्कुल महाबली जैसा दिखता है, लेकिन इसकी तुलना फिल्म के महाबली से नहीं की जा सकती। हालांकि इस राक्षस की डिफेंस भी बहुत भयानक है, लेकिन आर्मर पियर्सिंग राउंड्स अभी भी इसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी अन्य क्षमताएं महाबली के समान हैं, बस महाबली जितनी बड़ा चढ़ाकर नहीं है। हमारे सामने वाला राक्षस महाबली का एक कमजोर संस्करण कहा जा सकता है, और यह महाबली की तरह आम समझ को चुनौती देने वाला अस्तित्व नहीं है। कमांडर अभिमन्यु ने धनुष की कड़वी मुस्कान सुनी और धनुष के विचारों को समझ सकता था। आखिरकार उसके सामने वाला राक्षस वास्तव में बिल्कुल महाबली जैसा था, समान क्षमताओं के साथ, बस महाबली जितना बड़ा चढ़ाकर नहीं, बस इतना ही। डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर तनेजा, क्या आपको ये शोध करने का आत्मविश्वास है कि यह राक्षस ऐसा कैसे बना? धनुष ने अपने बगल में खड़े दोनों एक्सपर्ट्स की ओर देखा और पूछा। मिस्टर धनुष, प्रयोग किए बिना हम सटीक परिणाम नहीं जानते, लेकिन हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर तनेजा ने धनुष की बातें सुनकर सिर हिलाया। ठीक है अभिमन्यु भाई, क्या आपके पास इस राक्षस को सुलाने का कोई तरीका है? धनुष ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बगल में खड़े कमांडर अभिमन्यु से पूछा। ये तो आसान है। जब तक आर्मर पियर्सिंग ग्राउंड्स में पर्याप्त नींद का इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, ये राक्षस बेहोश हो सकता है। कमांडर अभिमन्यु मुस्कुराया, फिर अपने अधीनस्थों को यहां आने के लिए कहा और सीधे राक्षस पर आर्मर पियर्सिंग राउंड्स फायर किए। जब राक्षस ने देखा कि कोई उस पर बंदूक तान रहा है तो जाहिर है वह गुस्से में दहाड़ा, अपने सामने वाले सभी लोगों को चीर देना चाहता था, लेकिन वह अपने सामने वाले लोहे के दरवाजे को नहीं तोड़ सकता था। ये लोहे का दरवाजा कमांडर अभिमन्यु ने भारी कीमत पर बनवाया था, और यहाँ तक कि उसके सामने वाला राक्षस भी इसे नष्ट नहीं कर सकता था। रोअर रोअर रोअर। जब आर्मर पियर्सिंग राउंड्स राक्षस के शरीर से टकराए तो राक्षस की दहाड़ कमजोर और कमजोर होती गई और धीरे धीरे राक्षस सीधे जमीन पर गिर गया। डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर तनेजा, आपको जो भी चाहिए बस अभिमन्यु भाई को बता दें, और अभिमन्यु भाई आपको कोई भी एक्सपेरिमेंटल टूल्स उपलब्ध कराएंगे। बस एक ही शर्त है कि हमें पता होना चाहिए कि यह राक्षस इस रूप में कैसे बदला। धनुष ने अपने बगल में खड़े डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर तनेजा से गंभीरता से कहा। मिस्टर धनुष, कृपया निश्चिंत रहें। जब तक कोई वित्तीय पाबंदी नहीं है, हम निश्चित रूप से अंतिम परिणाम विकसित करने में सक्षम होंगे। दोनों एक्सपर्ट्स की आंखें भी अपने सामने वाले राक्षस को उग्र उत्साह के साथ देख रही थीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही थीं। ठीक है तो अभिमन्यु भाई, आप सभी दोनों एक्सपर्ट्स का पूरा सहयोग करें। धनुष ने भी दोनों एक्सपर्ट्स की बातें सुनने के बाद कमांडर अभिमन्यु को निर्देश दिया। ठीक है धनुष। कमांडर अभिमन्यु ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताई। वह भी बहुत उत्सुक था कि उसके सामने वाला राक्षस इस रूप में कैसे बदल गया, और जाहिर तौर पर परिणाम जानना चाहता था। कमांडर अभिमन्यु ने भी अपने अधीनस्थों से दोनों एक्सपर्ट्स की जरूरत की सभी चीजें जल्दी से खरीदने को कहा। जहां तक उनके सामने वाले राक्षस की बात है, वहां विशेष गार्ड थे।
जैसे ही वह जागेगा, नींद का फ्लूइड तुरंत इंजेक्ट किया जाएगा ताकि उसे जागने से रोका जा सके, ताकि दोनों एक्सपर्ट्स प्रयोग कर सकें। दूसरी तरफ एसीपी रणविजय भी जापान के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गया। विश्लेषण के बाद अंदर के सभी कंकाल वास्तव में भारतीय लोगों के थे। ये सभी भारतीय, भारत से लापता लोग थे। जब धनुष को इस मामले की जानकारी हुई तो उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। वह समझ गया कि जापान प्रयोगों के लिए भारतीयों का इस्तेमाल कर रहा था। अध्याय 210। दिन भर का व्यस्त काम पूरा होने के बाद धनुष ने स्वाभाविक रूप से कमांडर अभिमन्यु को सभी के मनोरंजन के लिए कुछ स्थानीय भोजन तैयार करने का निर्देश दिया। पेट भर खाने पीने के बाद दोनों एक्सपर्ट्स और एसीपी रणविजय ने विदेश में रात भर अच्छी तरह आराम किया। अगले दिन दोनों एक्सपर्ट्स जोश में थे और तुरंत अपने प्रयोग शुरू कर दिए। वे भी जल्दी से यह पता लगाना चाहते थे कि उनके सामने वाला राक्षस कैसे बदला था। एसीपी रणविजय ने पहले ही डायरेक्टर नागपाल को परिणामों की रिपोर्ट दे दी थी। डायरेक्टर नागपाल ने भी एसीपी रणविजय को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी, जिससे वह विदेश में कुछ समय के लिए आराम कर सके। एसीपी रणविजय बहुत उत्साहित था और डायरेक्टर नागपाल की बातें सुनकर आभार व्यक्त किया। छोटे कज़न, डायरेक्टर नागपाल ने मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी है। क्या तुम मुझे मिडिल ईस्ट घुमा सकते हो? एसीपी रणविजय ने धनुष को पाया। उसे उत्साह से देखते हुए पूरे मिडिल ईस्ट में घूमना और मजे करना चाहता था। जरूर बड़े कज़न, क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहते हैं? धनुष ने एसीपी रणविजय की बातें सुनी, उसके उत्साहित चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, दुबई। मैंने सुना है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और वहां एक रात रुकने का बहुत पैसा लगता है। तुम ऊंचाई से पूरे दुबई को भी देख सकते हो। मैं हमेशा से उस जगह जाने के लिए तरसता रहा हूं। एसीपी रणविजय ने उम्मीद के साथ धनुष की ओर देखा और एक जगह का नाम बताया। ठीक है। धनुष ने एसीपी रणविजय की बातें सुनी और आसानी से सहमत हो गया। वह जानता था कि एसीपी रणविजय अपनी बेहतरीन क्षमताओं के कारण बालिग होने से पहले ही सिक्योरिटी ब्यूरो में शामिल हो गया था। इन सालों में एसीपी रणविजय ने सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए कई योगदान दिए थे। चूंकि सिक्योरिटी ब्यूरो एक गोपनीय यूनिट है, इसलिए उसके कई कारनामे दूसरों को पता नहीं होते। साथ ही सिक्योरिटी ब्यूरो के कर्मचारी काम के अलावा शायद ही कभी विदेश यात्रा करते हैं। तो इस बार एसीपी रणविजय विदेश में था और कुछ दिनों के लिए आराम कर सकता था, जिससे वह बहुत उत्साहित था। शुक्रिया छोटे कज़न। एसीपी रणविजय की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने धनुष को सहमत होते देखा। दोनों ने सीधे दुबई के लिए कमांडर अभिमन्यु द्वारा तैयार किया गया प्लेन लिया। कमांडर अभिमन्यु ने उनके साथ जाने और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन धनुष ने मना कर दिया। उनकी ताकत जबरदस्त थी। अगर वे खतरे का सामना भी करते तो वे आसानी से इसे सुलझा सकते थे। जब धनुष और एसीपी रणविजय दुबई पहुंचे तो वे सीधे बुर्ज खलीफा गए। एक रात के लिए हजारों। एसीपी रणविजय एक रात के ठहरने की कीमत जानकर बहुत हैरान हुआ। खैर चलो बस अंदर चलते हैं और कमरा देखते हैं। छोटे कज़न के पास पैसों की कमी नहीं है। धनुष ने एसीपी रणविजय के हैरान चेहरे को देखा, मुस्कुराया और उससे कहा। दोनों प्रेसिडेंशियल सूइट में पहुंचे और अपने कमरे से बहुत संतुष्ट थे। कमरा देखने के बाद धनुष ने एसीपी रणविजय को भी ढूंढा और पूछा कि क्या कोई और जगह है जहां वह जाना चाहता है। चलो पहले बीच देखते हैं। एसीपी रणविजय की आंखें तुरंत चमक उठी और वह अपने बगल में खड़े धनुष को देख मुस्कुराया। ठीक है। धनुष ने एसीपी रणविजय की बातें सुनी और दोनों सीधे जुमेरा बीच पर चले गए। जब वे जुमेरा बीच पर पहुंचे तो एसीपी रणविजय ने कई लंबी टांगें देखीं और उसकी नाक से खून धीरे धीरे टपकने से नहीं रोक सका। धनुष ये नज़ारा देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि हालांकि एसीपी रणविजय उम्र में बड़ा था, लेकिन वह इतने सालों से शायद ही कभी महिलाओं के आसपास रहा था। डेट करना तो दूर की बात थी। अब जुमेरा बीच पर बिकनी पहने युवतियों के समूह के साथ आकर, जिनमें से प्रत्येक का फिगर शानदार और बहुत सेक्सी था, एसीपी रणविजय स्पष्ट रूप से बेकाबू हो रहा था। ये तो जन्नत है। एसीपी रणविजय दहाड़ा इधर उधर भागते हुए, यहाँ वहाँ देखते हुए, उसकी आंखें ये सब समा नहीं पा रही थीं। एसीपी रणविजय की हरकतों पर धनुष ने अपनी आंखें ढक लीं। उसे पहचानने से बिल्कुल इनकार करना चाहता था। बड़े कज़न, क्या आपको साथ में रिलैक्स करने के लिए कोई फीमेल कंपनी चाहिए? धनुष और एसीपी रणविजय ने एक बीच चेयर ढूंढी और लेट गए। धनुष मुस्कुराया और अपने बगल में एसीपी रणविजय से कहा, छोटे कज़न, तुम ऐसी बातें लापरवाही से नहीं कह सकते। एसीपी रणविजय का चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर वह हकलाते हुए ये शब्द बोल पाया। धनुष ने यह नज़ारा देखा और एसीपी रणविजय के विचारों को जानते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब रात होगी तो मैं तुम्हें रिलैक्स करने ले चलूंगा। धनुष ने एसीपी रणविजय के चेहरे को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा। धनुष और एसीपी रणविजय ने बीच पर खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद वहां से निकलकर दुबई के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया।
एसीपी रणविजय ने देखा कि फिर से लाखों खर्च हो गए और उसे लगा कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। रात हो गई। दुबई की नाइट लाइफ आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। धनुष और एसीपी रणविजय दुबई के सबसे अच्छे बार के बाहर पहुंचे। एसीपी रणविजय ने उस बार को देखा जहां खूबसूरत महिलाएं लगातार प्रवेश कर रही थीं और उसकी आंखों में उत्साह और भी बढ़ गया। धनुष ने पहले ही एक टेबल बुक कर ली थी। बार में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद वे सीधे सबसे अच्छी सीटों पर गए। जैसे ही धनुष और एसीपी रणविजय बैठे, बार में कई हॉट लड़कियों ने उन्हें देखा और सीधे उनकी ओर चली आईं। विदेशी लड़कियां बहुत खुले विचारों की होती हैं, वे अपने शिकार को देखते ही सीधे झपट पड़ती हैं। दो हैंडसम हंग्स, क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ? कई सेक्सी और हॉट सुंदरियों ने धनुष और एसीपी रणविजय को देख मुस्कुराते हुए कहा। इन खूबसूरत महिलाओं के बोलने के बाद वे अपने फिगर का प्रदर्शन करना नहीं भूली, जिससे एसीपी रणविजय की लार टपकने लगी। धनुष ने एसीपी रणविजय की हालत देखी और लाचारी में अपना सिर हिलाया। मैं नहीं, तुम्हें बस मेरे दोस्त का साथ देने की जरूरत है। जो भी ड्रिंक्स और खाना चाहिए ऑर्डर कर लो। धनुष ने हल्की मुस्कान के साथ उनसे कहा। ओके। जब लड़कियों ने धनुष की दरियादिली वाली बातें सुनी तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वे खुशी खुशी एसीपी रणविजय के बगल में बैठ गईं। एसीपी रणविजय परम आनंद के भाव के साथ वहां बैठा था। इन लड़कियों ने धनुष की अनुमति मिलने के बाद सबसे महंगी शराब ऑर्डर की, जिससे स्वाभाविक रूप से पूरे वेन्यू का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। कई लड़कियों की नज़रों को यहां टिकने से रोका नहीं जा सका। उन्होंने देखा कि उस क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जहां धनुष और उसका ग्रुप बैठा था, जिसके कारण अलग अलग अंदाज की और भी सुंदरियां इस जगह पर आने लगीं। धनुष ने स्वाभाविक रूप से इन सभी सुंदरियों को एसीपी रणविजय को सौंप दिया। उसने अपना हाथ भी लहराया, फिर से बेतहाशा खर्च किया, जिससे पूरा वेन्यू चीख उठा। उस रात धनुष और एसीपी रणविजय सबसे चमकदार सितारे बन गए। अगले दिन धनुष जल्दी जाग गया, फिर व्यायाम किया और अपने दिन का काम शुरू किया। एसीपी रणविजय दोपहर में धीरे धीरे जागा। अपने चारों ओर सुंदरियों को देखकर वह समझ गया कि अयाशी की जिंदगी जीने का क्या मतलब होता है। डार्लिंग, मुझे भूख लगी है। डार्लिंग, क्या हम खाना खाने चलें? एसीपी रणविजय के आसपास की सुंदरियां, जो हर एक बहुत हॉट थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एसीपी रणविजय से कहा, ठीक है। एसीपी रणविजय ने उनकी बातें सुनी, उनकी नशीली नज़रों को महसूस किया, मना नहीं कर सका और सहमत हो गया।